दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्य हिंदी के को फाउंडर आशुतोष। आशुतोष, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आशुतोष, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बारे में एक और आयाम पिछले चुनाव के नतीजों से खुलता नजर आता है। तो ये जो चीजें शो करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व वैसे नहीं क्लिक कर रहा है, कट्टरपंथी हिंदुत्व जो पहले करता था। एक तो ये पहलू है। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च की थी CSDS ने और प्री पोल सर्वे था, और प्री पोल सर्वे में कहा गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है उसके मुतालिक सवाल जब पूछा गया तो 79% लोगों ने भारत के हिंदुत्ववादी होने के बजाय धार्मिक रूप से बहुलतावादी समाज के रूप में देखने की इच्छा जाहिर की थी और समर्थन किया था। तो इन चीजों को जानने के बावजूद लेकिन फिर भी कोई उसमें चेंज नहीं है। तो ये एडमेंट क्यों है? क्या इनके पास कोई और राजनीति नहीं है? क्या राजनीति का अभाव है? दर्शन का अभाव है? विचार का अभाव है? सिर्फ यही जानते ही ये है? क्या आपका क्या निष्कर्ष है? देखिए, मेरा तो स्पष्ट तौर पर मानना है कि विचारधारा कोई भी हो, विचारधारा में एक बैल बुद्धि होती है। विचारधारा में एक बैल बुद्धि होती है, वो ऐसे ही देखते हैं, वो दाएं बाएं नहीं देखते, वो सीधा ऐसे ही देखते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो इतने प्रखर लोग हैं, क्या वो इन सब चीजों को नहीं देख रहे हैं? वो देख रहे हैं, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि उनके पास विकल्पहीनता है, और विकल्पहीनता इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इंटेलेक्चुअल्स का जबरदस्त तरीके से काल, ये पार्टी एंटी इंटेलेक्चुअल है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने स्वभाव में बौद्धिकता की विरोधी है। वहां तो कहा जाता है सूचना के आगे सोचना नहीं है। तो अगर उसी पर आप बार बार कर रहे हैं, और जो आप जिस सर्वे का आपने CSDS का सर्वे का जिक्र किया, उसमें एक दूसरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ 11% लोगों ने कहा कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है। इसका मतलब ये कि इस देश के अंदर सिर्फ कट्टरपंथी 11% लोग हैं। बाकी के जो इस बार 36% वोट इनको मिला है, यानी जो बाकी का जो 25% वोट है, वो हिंदुत्व की वजह से नहीं मिला है। वो इसलिए इनको वोट नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हिंदू इस देश के अंदर सुरक्षित है। वो किसी और कारणों से उनको वोट देता है। वो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वजह से देखता है, वो विकास के अपने आवरण की वजह से देखता है, उसको विपक्ष में किसी तरीके की सहानुभूति दिखाई नहीं पड़ती है, उसको एक विकल्पहीनता की स्थिति नजर आती है, इसलिए वो बीजेपी की तरफ जाता है। जिस दिन उसको एक बड़ा विकल्प दिखाई पड़ेगा, जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अब उनकी उम्मीदों, आकांक्षाओं, संभावनाओं को पूरी नहीं कर पा रही है, उस दिन उनको रिजेक्ट कर देगी, जिस तरीके से कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये जो पूरी कोशिश है, ये पूरी कोशिश जो है बहुत ही खतरनाक कोशिश है। और आपको याद होगा कि इस चुनाव में जो चीज अनकही थी वो ये थी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में हमको वन पार्टी स्टेट बनाना है। तभी तो आप 400 की बात कर रहे थे, और 400 की बात करने का मतलब ये कि भारत के लोकतंत्र को आप रशिया के लोकतंत्र में कन्वर्ट कर दिए, जहां एक पार्टी, एक नेता का वर्चस्व, बाकी चुनाव तो होते रहे, लेकिन ये फसाड बना रहे कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है। और लोगों ने क्यों रिजेक्ट किया है? क्योंकि इनका जो हिंदुत्व का जो आवरण है, उस आवरण में क्या दलितों के लिए जगह है? क्या उसमें पिछड़ों के लिए जगह है? क्या उसमें अल्पसंख्यकों के लिए जगह है? और ये तीनों मिला के बनाते 80% की आबादी। तो ये जो 80% की आबादी है, उसको अब ये बात धीरे धीरे समझ में आ गई है कि बीजेपी हिंदुत्व और विकास का आवरण खड़ा करके इस देश को एक खतरनाक मुहाने की तरफ ले जाना चाहती है। और ये बात इस चुनाव में पूरी तरीके से, खासकर उत्तर प्रदेश से परिलक्षित है। उत्तर प्रदेश का जब मैं विश्लेषण करता हूं तो 3 चीजों का मैं ध्यान रखता हूं। एक, बनारस में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी? और वहां भी नारा ये नहीं था कि, नारा बड़ा जबरदस्त था, न मथुरा न काशी, इस बार अवधेश पासी। यानी एक नेता ये कह के वोट ले रहा है कि हमको न मथुरा चाहिए, न काशी चाहिए, न हमको कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, न हमको काशी चाहिए, हमें तो
अवधेश पासी चाहिए और इस पर उसको टिकट मिलता है और उसको जीतता है, और वो दलित समुदाय से आते हैं। यानी अयोध्या में एक दलित समुदाय का आदमी हिंदुत्व के मूल विचारधारा को नकार के, रिजेक्ट करके, और लोग उसको स्वीकार करते हैं, जिताते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। दूसरा, नरेंद्र मोदी, जिनको दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताते बताते बीजेपी थक नहीं रही थी, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हारते हारते बचे हैं, और बनारस के इर्द गिर्द की जितनी लोकसभा की सीटें हैं लगभग सब वो हार गए। सुबह 3 घंटे तक पीछे थे, और ये तब वो 1.5 लाख वोट से जीते हैं जब वह अमित शाह जाके बैठ गए, उनके 1 दर्जन से कैबिनेट मिनिस्टर जाके बैठ गए और किसी तरीके से मैनेज किया। और वहां एक कमजोर कैंडिडेट था, अगर मजबूत कैंडिडेट होता तो क्या हालत होती। तो नरेंद्र मोदी का किसी तरीके से चुनाव जीतना ये इस बात को इंगित करता है कि खुद उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त कमी आई है, लोगों ने उनका पर विश्वास करना बंद कर दिया है। तीसरा, अगर आप देखें तो जिस तरीके से अमेठी में स्मृति ईरानी हारी है, कितना अहंकार था उनके अंदर, कह रहे मेरी लड़ाई तो आप लोगों ने चपरासी से करवा दी, अब उस चपरासी ने उनको 1,67,000 वोटों से हरा दिया। तो ये जो अहंकार है, ये जो लोकप्रियता का मिथ है, और ये जो हिंदुत्व की का आवरण लेके घूमे हैं, ये तीनों तो धराशायी हो गए इस चुनाव के अंदर। और यही बात तो मोहन भागवत ने कही थी कि अहंकार नहीं होना चाहिए, प्रतिपक्ष का सम्मान करिए, और वो कहते हैं कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। तो ये जो पूरा का पूरा खेल है, इस चुनाव ने पूरी तरीके से खोल दिया, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश ने। लेकिन आशुतोष, आपने सर संघ चालक मोहन भागवत का जिक्र किया, लेकिन अब देखते हैं कि अगर उनके पास एक अलग एहसास है, अलग सोच है भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा आला कमान के मुकाबले, तो वो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो उत्तराखंड में कर रही हों या उत्तर प्रदेश में कर रही हों, इन पर वो अपनी ओर से क्यों नहीं कुछ कहते कि इनको बंद करो, मुसलमान भी भारतीय हैं, ये बाहर के नहीं हैं, यहीं के हैं। जैसा उन्होंने पहले भी कहा है कि यहाँ के मुसलमान यहीं के हैं, तो उन्होंने प्रतिबंध लगाने की बात क्यों नहीं की कि ये सब सिलसिला खत्म कीजिए आप लोग, ये होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, इस पर क्यों नहीं वो बोलते हैं, वो होने क्यों दे रहे हैं। अगर मोहन भागवत एक बार भी अपने प्रवचन में कहीं एक वाक्य भी बोल दें बगैर किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का नाम लिए कि आरएसएस डिसलाइक इट, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा नेता होगा, कोई मुख्यमंत्री होगा जो फिर भी रिपीट करे। व्हाई ही इज नॉट स्पीकिंग आउट? आपका सवाल मुझे लगता है कि बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसका जवाब है। कॉम्प्लिकेटेड जवाब इसलिए है कि देखिए, मैं नहीं मानता कि मोहन भागवत, आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सोच, बुनियादी सोच में कोई फर्क है। उनकी बुनियादी सोच में कोई फर्क नहीं है। उस सोच में मुस्लिम विरोध ही उसका मूल है, इसके अलावा कुछ नहीं उसमें। फिर आप सवाल करेंगे कि फिर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी अलग अलग आवाजों में क्यों बात कर रहे हैं, तो उसका कारण बहुत स्पष्ट है। कारण यह है कि जैसे कि लेफ्ट के मूवमेंट में होता है कि विचारधारा एक होती है, पार्टी एक होती है, लेकिन उस यूटोपिया को कैसे हासिल करना है उसको लेकर अप्रोच और रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आप लेफ्ट में भी देख लीजिए, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म तो एक ही था, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, लिबरेशन, पता नहीं कितनी पार्टियां बन गई, सारी लेफ्ट पार्टियां हैं, सारी एक विचारधारा में यकीन है। तो उसी तरीके से संघ परिवार में भी ये अप्रोच का फर्क है, और उसके दो बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण यह है कि संघ परिवार को यह लगता है कि हमें जो हिंदुत्व की जो उनकी विचारधारा है उसको किसी भी हालत में डिस्क्रेडिट होते नहीं होने देना है। उनको, उनकी सोच ये कि जैसे इस्लाम रेडिकलिज्म की वजह से बदनाम हो गया पूरी दुनिया में, और उनके खिलाफ एक नफरत का वातावरण, एक विरोध का वातावरण, असंतोष का वातावरण पूरी दुनिया में बना हुआ है, चाहे यूरोप हो चाहे दूसरे कंट्रीज हो, वो स्थिति हिंदुत्व की नहीं होनी चाहिए। अगर वो स्थिति पैदा हो गई तो फिर 1925 में जो आरएसएस बनाने का जो मूल प्रोजेक्ट था वही धराशायी हो जाएगा। तो उस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए जरूरी है कि लोगों के मन में जो ये एक धारणा बनती जा रही कि हिंदुत्व एक रेडिकलाइज्ड विचारधारा है, जो हिंसा, नफरत में यकीन करती है, जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करती है, और जो ग्लोबली एक कट्टरपंथी संगठन के तौर पर जाना जा रहा है, उसमें मॉडरेशन की जरूरत है।
और इसलिए संघ परिवार की मजबूरी ये नहीं है कि अटल बिहारी कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना उनकी इमीडिएट आवश्यकता है, उनकी तात्कालिक आवश्यकता नहीं। ये मजबूरी नरेंद्र मोदी की है, ये मजबूरी अमित शाह की है, ये मजबूरी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल राजनीतिक दल है। तो नरेंद्र मोदी अपनी तात्कालिकता में हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। संघ की प्राथमिकता प्रधानमंत्री बने रहना नहीं है, वो भी चाहते प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इस शर्त पे नहीं रहे कि हिंदुत्व को नुकसान हो। अब आपका सवाल ये होगा कि जब वो ये सोचते हैं तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ बंदिश लगाने की, ऐसे कदम की बंदिश लगाने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसके भी दो कारण हैं। एक कारण ये कि संघ परिवार का अपना स्वभाव, उसका जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो अद्भुत मैकेनिज्म है। इसीलिए 1925 के बनने के बाद आज तक उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं, उसमें कोई विखंडन नहीं हुआ। अन्यथा कांग्रेस पार्टी कितने खंडों में बटी, जनता दल कितने खंडों में बचा, सीपीएम कितने खंडों में बचा, सबको मालूम है। संघ और बीजेपी में नहीं हुआ है, जनसंघ में नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस है, उनके अंदर रेजिलियंस है, और उनके यहाँ अपनी डिस्कॉर्डेंट वॉइसेस को एड्रेस कर और न्यूट्रलाइज करने के तरीके हैं। उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर आज हमने कोई आदेश दे दिया तो जिस शेर को उन्होंने पिछले 75 सालों में खूंखार बनाया है वो अचानक वापस उनकी तरफ भी लौट सकता है। जब आपने कैडर को मुसलमानों के खिलाफ नफरत का पाठ पढ़ाया है और आज आप अचानक कहने लगेंगे नहीं मुसलमानों से तो प्यार करो, तो फिर वो कैडर पलट के कहेगा कि तो क्या हमने 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल आपने हमको बेवकूफ बनाया क्या? तो ये उनकी मजबूरी भी है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि हिंदुत्व का प्रोजेक्ट छोटे स्केल पे चलता रहे। वो जिसे कहते हैं ना लो कॉस्ट एक्सप्लोजन्स होता है, बड़े एक्सप्लोजन नहीं है, तो लो कॉस्ट लेवल पे चलता रहे, वो सिमरिंग होती रहे, वो सिमरिंग कोई ज्वालामुखी ना बन पाए। कल कोई पूछेगा अरे वहां तो कावड़ियों के खिलाफ ऐसा, अरे वो तो कुछ लोग हैं, ना समझ लोग हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, हम उनकी राय से सहमत नहीं, लेकिन दरअसल उनकी सहमति है। वो सिमरिंग चाहते हैं, वो नफरत का वातावरण धीरे 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 चलता रहे, ताकि जो हिंदुत्व हिंदुओं को एक करने का उनका प्रोजेक्ट है वो भी चलता रहे। अब इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसकी वजह से ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक बस बिल्कुल दो सवाल और करेंगे, इसके बाद हम लोग समापन बिल्कुल करेंगे। प्लीज। एक तो ये कि बहुत सारे ऐसे लिबरल थिंकर अपने को मानने वाले लोग या जो मानते हैं कि वो आरएसएस के आलोचक हैं और राजनीति को समझते हैं, ऐसे लोग आजकल लिख रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको मौजूदा जो आरएसएस का नेतृत्व है मोहन भागवत जी की अगुवाई में वो खारिज करता नजर आ रहा है। और अमित शाह बनाम योगी के राजनीतिक द्वंद्व में वो कहीं ना कहीं उसकी सिंपैथी योगी को बचाने की है, क्योंकि योगी को उसी ने नरेंद्र मोदी के बाद हिंदुत्व हृदय सम्राट का नंबर 2 बनाया कि पूरे देश में उनको घुमाया, तो उन्हीं के एक तरह से उत्पाद हैं योगी आरएसएस के। तो उनका ये मानना है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन बीजेपी में है आरएसएस में, और मोहन भागवत एक लेवल तक नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से नाराज हैं। अभी उनके एक बयान को लेकर भी बहुत सारी टिप्पणियां सुबह से चल रही हैं सोशल मीडिया में। ये बयान झारखंड के गुमला से आया है, जो कल वहां एक प्रवचन था मोहन भागवत जी का, एक भाषण था, और उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे मनुष्य हैं जो सुपरमैन बनना चाहते हैं और सुपरमैन से फिर वो गॉड की तरफ चाहेंगे, अवतरण उनका हो, गॉड में तब्दील हो जाएं, लोग उनको गॉड की तरह समझें। अब चूंकि मोदी जी के बारे में इस तरह की बात पहले थी विमर्श में, तो लोग उसको जोड़ना शुरू कर दिए हैं जब से ये बयान आया है। आपको क्या लगता है, क्या कहीं मोहन भागवत जी इस तरह की आलोचना करके बिना नाम लिए 70 और 80 के दशक के कांग्रेस दौर में इंदिरा गांधी को लेकर जो आलोचनाएं उन्हीं के समर्थक पार्टी के अंदर करते थे, कहीं ये वो मसला है या ये बिल्कुल वाकई कॉन्ट्रडिक्शन है और मोदी जी की जगह कोई नए नेतृत्व के इवॉल्व किए जाने की प्रोसेस ये है, क्या है? देखिए, अब इसको बहुत ही सुंदर आपका सवाल है और मुझे इसका जवाब देने में बहुत मजा आएगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप देखते हैं ना कि एक सीईओ होता है
और वो कंपनी को बहुत प्रॉफिट दिलाता है, और फिर वो उसको लगता है कि मैं ही अब इस कंपनी का माई बाप हूं। वो ये भूल जाता है कि उसके ऊपर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होता है और उसके ऊपर एक चेयरमैन भी होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन 6 महीने में कभी कोई एक आध सवाल पूछ लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, और जब कंपनी उस उरूज पे पहुंच जाती है और उसके बाद जब धीरे धीरे वहां पे डिक्लाइन शुरू होता है, तो चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलर्ट हो जाते हैं। वो इस चीज को समझने लगते हैं कि अब जो सीईओ है, अब इस पर दांव लगा के अगले 25 साल हम नहीं खेल सकते, अब हमें कुछ नया करना पड़ेगा। तो ये कुछ नए की तलाश है। मोहन भागवत कितने भी कमजोर पिछले 10 साल के अंदर दिखाई पड़े हो, संघ परिवार कितना भी कमजोर दिखाई पड़ा हो, लेकिन है तो वो चेयरमैन। वो आप उनको चेयरमैन इमेरिटस कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, बट है तो चेयरमैन। तो अब चेयरमैन साहब ने तय कर लिया है, और चेयरमैन का मतलब कि जब भी मोहन भागवत कोई बात कहते हैं, चेयरमैन कोई बात कहते हैं, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहमति से ही होता है। तो इसका मतलब ये कि संघ की जो टॉप लीडरशिप है, अब उसके अंदर ये समझ आ चुकी है, ये चेतना आ चुकी है कि नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी को जहां पहुंचना था, हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को जहां पहुंचना था, पहुंच चुकी है। अब इसको आगे बढ़ा के हम बहुत ज्यादा गेन नहीं कर सकते, अब हमें नुकसान ही होगा। लिहाजा अब नरेंद्र मोदी के बाद का जो बीजेपी है, उसकी रूपरेखा तैयार की जाए। ये पूरी की पूरी कोशिश उसी रूपरेखा को तैयार करने की कोशिश है। क्योंकि मोहन भागवत सुदर्शन नहीं है और नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, इसलिए ये नहीं चलेगा कि सुदर्शन जी अचानक आएंगे, बोलेंगे कि भाई ये तुम्हारी कैबिनेट से ये जो 2 लोग इनको हटाइए। वो जानते हैं मोहन भागवत कि नरेंद्र मोदी से अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो आपकी बात सुनेंगे नहीं। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ड में एक और वर्ड होता है जिसको कहते हैं नज करना। वो धीरे धीरे एक दिन चेयरमैन बुलाएंगे, बात करेंगे, अरे भाई देख लीजिएगा वो जो है वो थोड़ा प्रॉफिट कम हो रहा है, वो जरा उनको देख लीजिए, सीईओ साहब को देख लीजिएगा वो आजकल थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, अरे भाई वो ब्रांडिंग में थोड़ी कमजोरी आ रही है। तो ये काम अब मोहन भागवत ने करना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने पहली बार बोला था कि अहंकार, प्रतिपक्ष का सम्मान, वो बहुत ज्यादा स्केथिंग था, वो डायरेक्ट मैसेजिंग थी कि जो हम हारे हैं वो आपकी वजह से हारे। आप 400 सीट लाने की बात कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। आप इस चुनाव के अंदर अपने को मुद्दा बना के खड़े थे, मोदी की गारंटी। आपने तो ये नहीं कहा बीजेपी की गारंटी, आपने तो ये नहीं कहा कि आरएसएस की गारंटी, आपने कहा मोदी की गारंटी। लोगों ने मोदी की गारंटी नहीं स्वीकार की, तो भाई इसकी कोई जवाबदेही बनेगी कि नहीं बनेगी? इसलिए मुझे लगता है कि वो पोस्ट मोदी की रूपरेखा बन रही है। अब इसमें 6 महीने लगते हैं, 6 साल लगते हैं, ये अलग तरीके का प्रश्न है। जल्दबाजी में आरएसएस कोई फैसला नहीं करता, आरएसएस टाइम लेता। उस लड़ाई में मोदी के बाद कौन, में 2 लोग इस वक्त साफ दिखाई पड़ते हैं। मोदी चाहेंगे कि उनके जाने के बाद उनकी लेगेसी को बढ़ाने वाले जो है वो आगे आए, तो वो कौन बढ़ाएंगे? अमित शाह। दूसरा तो कोई दिखाई नहीं पड़ता, शिवराज सिंह चौहान तो हो नहीं सकते। लेकिन जिस शख्स को संघ परिवार ने 2017 में खड़ा किया था, पिछले 7 साल तक खड़ा करके पाल पोस के जिसको एक बड़ा नेता बनाया, मोदी के बाद जो आज हिंदुत्व का सबसे बड़ा आइकॉन है, और कुछ तबके में तो मोदी से भी बड़े आइकॉन है, उनका नाम है भगवाधारी योगी आदित्यनाथ। तो उनको केशव प्रसाद मौर्य को मौका दे देगा कि वो तीर बाण चलाएं कि उनकी राजनीतिक हत्या कर दे, तो संभव नहीं है। तो इसलिए अब लड़ाई अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में डायरेक्ट फाइट है, और ये फाइट संघ बनाम बीजेपी की फाइट है। संघ बनाम बीजेपी मान लीजिए, संघ बनाम नरेंद्र मोदी की फाइट है। उसमें देर सवेर योगी आदित्यनाथ को जीतना ही है, इसका कोई रास्ता, इसका कोई वो नहीं, अनलेस की कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए तो बात अलग है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी उम्र है, योगी आदित्यनाथ भगवाधारी हिंदुत्व हैं, और उनको नरेंद्र मोदी की तरीके से अपने हिंदुत्व को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। गो रक्षपीठ के वो महंत रह चुके हैं, और वो उन्होंने 7 साल सरकार चला के ये साबित किया है कि वो सरकार चला सकते हैं, और ठीक ठाक सरकार उन्होंने चलाई हिंदुत्व के कम से कम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए लड़ाई अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ की है, और संघ उसमें कतई नहीं चाहेगा कि अमित शाह आगे बढ़े, क्योंकि अमित शाह के आगे बढ़ने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी की विरासत को आगे बढ़ाना,
जो संघ कभी भी नहीं चाहेगा। इसलिए वो योगी पर दांव लगाएगा, और अगर योगी उस लड़ाई में बहुत सशक्त नहीं कामयाब हुए तो फिर शिवराज सिंह जैसे, चौहान जैसे किसी बैकवर्ड नेता को मौका मिल सकता है, या नितिन गडकरी को मौका मिल सकता है। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल, जी। आपने स्वयं ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े विचारवान नेता कम है, स्ट्रेटजिस्ट हैं, काइयापन से भरे हुए बहुत चतुर सुजान हैं, लेकिन एक विचारवान नेता जिसके पास दर्शन हो, जिसके पास बड़ा सोच हो, जिसके पास मानवीय बोध हो, ऐसे नेताओं की सख्त कमी है। एंटी इंटेलेक्ट आपने एडजेक्टिव यूज किया, एंटी इंटेलेक्चुअल भी आपने कहा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के बारे में जो आप नक्शा पेश कर रहे हैं वो काफी इससे मिलता जुलता है, क्योंकि जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में और कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन वो कोई बहुत विचारवान, राजनीतिक रूप से दार्शनिक सोच, एक बड़े मानवीय बोध, इससे इससे वो बहुत जुड़े नहीं हैं। अब मेरा ये आपसे सवाल है इस टिप्पणी के साथ कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों के शासनकाल में 10 साल इधर हो गए, राज्यों में अनेक राज्यों में बहुत दिनों तक वो शासन कर चुके हैं, क्या उन्होंने आरएसएस की छाया में कोई अपना ऐसा विचारवान नेता नहीं पैदा किया जो कि कांग्रेस की छाया में आरएसएस के लोग कुछ विचारवान हुए, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी? ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता था वो संघी तो हैं लेकिन उनके पास थोड़े विचार भी हैं, थोड़ा इंटेलेक्चुअल्स के बीच में उठना बैठना, देश विदेश में जाकर अपने एक खास ढंग से पेश करना अपने को, ये सब भी चीजें थी। क्या आपको लगता है कि ये जो एंटी इंटेलेक्ट एटमॉस्फेयर बीजेपी का है उसने नेतृत्व को पैदा ही नहीं होने दिया 10-15 सालों में? नहीं, मैं पिछले 10 सालों की बात क्यों करते हैं, मैं तो 1925 से कह रहा हूं। इनके यहाँ जो आखिरी गोलवलकर को मैं मान सकता हूं थोड़े विचारवान थे, लेकिन अगर आप उनको भी बहुत शिद्दत के साथ पढ़ें तो वो बहुत ही उथला है, वो उसमें भी गहराई बिल्कुल नहीं है। बाला साहब देवरस जरूर वो शख्स थे जिनके अंदर गहराई भी दिखाई पड़ती है, जिनको विश्व राजनीति का ज्ञान भी था, जिनको तमाम राजनीतिक विचारधाराओं का अंदाजा भी था, और उनके समक्ष दीनदयाल उपाध्याय भी थे। दिक्कत क्या है कि जब लेफ्ट की जो विचारधारा है वो बहुत रीजन पर आधारित है, विवेक पर आधारित है, जो राइट विंगर की विचारधारा है वो रीजन पर आधारित नहीं, इमोशंस पर आधारित है, और इमोशन हमेशा एंटी रीजन होता है। तो कुछ ईंट गारे जोड़ के उन्होंने फाउंडेशन तो खड़ी कर ली, और फाउंडेशन की इसी निष्कर्ष पहुंची कि मुसलमान इस देश के लिए खतरनाक है, जो कोई विवेकवान व्यक्ति इसको मान ही नहीं सकता। और तो इसलिए संघ परिवार के अंदर या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई विचारवान व्यक्ति बहुत ज्यादा विचारवान हो जाएगा, मुझे इसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती। कोई हो जाए तो बात अलग है, इसकी संभावना कम दिखाई पड़ती, क्योंकि इनके मूल में विवेक नहीं है, इनके मूल में इमोशंस है। तो वो ट्रंप की तरीके से तो आप रोज कहोगे लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बट आप जिस तरीके से अमेरिका बना रहे हैं उसमें अमेरिका का ही नुकसान होगा। दूसरी दिक्कत क्या है कि देखिए, मैं जो देख पा रहा हूं वो ये है कि आने वाले 25, 30, 40 साल तक भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत ताकत के तौर पर भारत के समाज में रहेगी। जो लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिखर जाएगी, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। एक मजबूत पार्टी के तौर पर रहेगी, 25 से 27% का वोट उसके पास बना रहेगा, लेकिन वो अपना पीक अब छू चुकी है। अगर इस पीक को 40% नोट तक तब्दील करने के लिए उसको अपने अंदर कुछ रेडिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो रेडिकल चेंजेस करने के लिए फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती है। तो मुझे ये लगता है कि मैं माफ करिएगा, मैं ये कहने वाला हूं कि मैं अटल जी को भी और आडवाणी जी को भी कोई बहुत विचारवान व्यक्ति नहीं मानता। वो स्टेट्समैन थे, वो भारत की संसदीय परंपरा से निकले हुए थे, तो वो अकोमोडेटिव थे, लेकिन थे तो हिंदुत्व के नेता। उनसे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी विद्वता तो नहीं समझ सकते, या अंबेडकर जैसी विद्वता तो नहीं समझ सकते, या जो विद्वता सर्वपल्ली राधाकृष्णन में थी वो तो नहीं समझ सकते। तो इसलिए बहुत विचारवान नेता यहाँ पैदा होंगे, मुझे इसमें बहुत संदेह है। दरअसल मेरा यही आखिरी सवाल था और आपने चूंकि उसका उल्लेख कर दिया, मैं ये कहना चाहता था कि भाई
जो कुछ आप कह लीजिए, मैं ये मानता हूं कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल नहीं थे, दार्शनिक नहीं थे, लेकिन कांग्रेस रिजीम के दौरान, बल्कि कांग्रेस सिस्टम के दौरान आरएसएस के दो हिंदुत्ववादी नेता, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी, ये दोनों कांग्रेस सिस्टम में पले बढ़े, उसी सांस्कृतिक छाया में पले बढ़े, और उन्होंने हिंदुत्व को बरकरार रखते हुए, आडवाणी जी ने तो और ज्यादा भयानक रूप से हिंदुत्व का विस्फोट कराया अपने जीवन के आखिरी दौर में। लेकिन इसके बावजूद आपने कहा ना कि स्टेटमेंटशिप उनके पास थी, और इसके अलावा प्रैग्मेटिज्म था, शासन चलाने के तौर तरीके उनके पास थे। बुलडोजर लेकर हर जगह वो नहीं पहुंच जाते थे और न पहुंचने की कोशिश करते थे। तो डिप्लोमेसी से लेकर और डोमेस्टिक लेवल तक जो उनकी पॉलिसीज थी वो अलग ढंग की थी, और उसको कोई आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि बुलडोजर पॉलिसी थी। लेकिन जो लोग अभी सामने आ रहे हैं वो तो बुलडोजर टाइप है। वो तो चाहेंगे कि सब कुछ ध्वंस कर दिया जाए, जो तनिक भी असहमति जाहिर करे उसको बर्बाद कर डालो। तो ये जो क्राइसिस बीजेपी पॉलिटिक्स के समक्ष है, इस पर बहुत संक्षिप्त टिप्पणी क्या है आपकी? तो मेरा कि चूंकि विचारों की कमी है, इसलिए बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो जिनको लगता है कि एक दिन ये 40% के ऊपर 45% वोट लेकर आएंगे, वो मुझे नहीं दिखाई पड़ता। मैं उसको नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूँ, अनलेस कि ये अपनी विचारधारा में कोई मौलिक बदलाव कर ले। देखिए, संगठन के स्तर पर इनका कोई मुकाबला नहीं, दुनिया में कोई इनका मुकाबला नहीं, आज की तारीख में संपत्ति रिसोर्सेज को लेकर इनका कोई मुकाबला नहीं है। और लेकिन लोगों को के बीच में ये इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद भी 40% वोट लेकर क्यों नहीं आ पाए? कांग्रेस पार्टी देखिए, जब आजादी के बाद से निकली तो कांग्रेस पार्टी को जब जब बहुमत मिला वो 42 से 45-46% वोट तक लेकर आई है वो। और ये पहली बार 31% वोट लेकर आए, दूसरी बार 37% वोट लेकर आए, तीसरी बार 36% वोट लेकर आए। तो ये क्यों है? इसलिए है क्योंकि इससे भारत का जो विराट मानस है वो नहीं जुड़ता उस जिस तरीके से उसको जोड़ना चाहिए। और मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस एक संगठन है, कांग्रेस पार्टी एक सेंटिमेंट है। कांग्रेस पार्टी को अगर आप संगठन की दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे तो कभी कांग्रेस को नहीं समझ पाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को अगर आप सेंटिमेंट के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अपने सेंटिमेंट में भारतीय जनता पार्टी एंटी हिंदू है, अपने सेंटिमेंट में। क्योंकि हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में जो विराटता है, जो विविधता है, उसमें जितना अकोमोडेशन है वो संघ में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। हिंदुओं में तो संगठन है ही नहीं। संगठित धर्म तो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बाकी सारे धर्म है। हिंदू में कहां संगठन है? संगठन होता तो एक किताब होती, एक ईश्वर होता, एक कोई मसीहा होते, वो तो है ही नहीं। तो इसलिए ये अपने मूल में एंटी हिंदू है, लेकिन ये हिंदुत्व का आवरण ओढ़ के हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े बहुत कामयाब हुए हैं, एक सीमा के बाद कामयाब होंगे, मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह। मैं गलत साबित हो जाऊं तो बात बिल्कुल अलग है। शुक्रिया आशुतोष, बहुत बहुत। आपने आरएसएस बीजेपी की राजनीति को, मौजूदा दौर को बहुत खूबसूरती के साथ, इसकी तमाम जटिलताओं के साथ आपने उसको व्याख्यायित किया हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।